ओके जी, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। करें क्लास स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। कल से हम क्या करेंगे, कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक रखेंगे क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस आ रही होती हैं इन 3-4 जनों की। तो कितने बजे से? 2:30 बजे से। 2:30 बजे से बैक टू बैक। तो कल से हम क्या करेंगे, 6:35, वैसे तो ऑलरेडी हो रहा है 6:35 या 6:40, तो कल से हम 6:35 और 6:40 के बीच ही क्लास स्टार्ट किया करेंगे ताकि आपको कुछ 8-9 मिनट का ब्रेक मिल जाए। और टैक्स की क्लास हम कल से 5:25 तक होपफुली ख़त्म कर दिया करेंगे। बोलने में तो क्या ही जाता है 6:25 पे, और उसके बाद हम ये 6:35 तक स्टार्ट किया करेंगे। रिवीजन करते हैं। पूरे चैप्टर की नहीं रिवीजन कर रहे, कल वाले के और कुछ परसों वाले टॉपिक की असर्शन से। असर्शंस क्या होता था? एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बाय द मैनेजमेंट, एम्बॉडीड इन द, यूज्ड बाय द, आगे टू कंसीडर द दैट में अकर। यानी कि असर्शंस क्या होता है? किसी भी चीज के फीचर, किसी भी चीज की रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देता कौन है? मैनेजमेंट। दैट आर एम्बॉडीड इन द एफएस, यानी कि जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो एफएस में ही इंक्लूड थे। ठीक है, एज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट में अकर। असर्शन अकाउंट बैलेंस के कौन से थे? वो मेमोरी टेक्निक याद करो, AOCE। ए से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, यानी कि सारी जो आपकी अमाउंट्स वगैरह है, ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर वैल्यू और एलोकेट होनी चाहिए। श्वेता जी ध्यान दो थोड़ा सा। ओ से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। राइट क्या है? एसेट्स। ऑब्लिगेशंस क्या है? आपकी लाइबिलिटीज। AOC। सी से कंप्लीटनेस, कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं करनी सारी ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है। AOCE। ई से एग्जिस्टेंस, क्या वो एसेट अकाउंट बैलेंस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। आगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट में क्या क्या टॉपिक आपके पास आते थे? या तो स्टैट्यूटरी या फिर वॉलंटरी। फिर वो कहाँ पे आते थे? पर्सनल और टेक्निकल। वो क्या टॉपिक था? वो क्वालिटीज था। सिमिलर से है ना, वो पर्सनल क्वालिटीज या टेक्निकल क्वालिटीज। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में सब्जेक्ट के नेम, कंपनीज ऑडिट, ठीक है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कॉर्पोरेशंस, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी ऑडिट, ये वो। वॉलंटरी ऑडिट में क्या होता था? जरूरी नहीं है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, HUF ये लोग करवा सकते हैं। नो बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट इन द एक्ट। और उसके बाद करेगा प्रोफेशनल CA अपने ट्रस्ट डीड में। आप इंटरनल रूल्स रेगुलेशन का क्लोज डाल के अपनी ऑडिट करवा सकते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। करेगा प्रोफेशनल ऑडिटर, यानी कि CA इन प्रैक्टिस। उसके बाद आपके पास था एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का पहला याद आ जाए, फिर तो थोड़े बहुत याद आने शुरू हो जाते हैं। सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसके बाद मोरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस एंड लॉसेस, सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स, सेटलिंग द ट्रेड टैक्स लाइबिलिटीज। उसके बाद प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल कंट्रोल, और लास्ट में गवर्नमेंट के लिए भी आपको जरूरत पड़ सकती है, या पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो जल्दी सेटलमेंट होगी। क्या पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं? देखो आया हुआ है 3-4 बार एडवांटेज को लेके। उसके बाद आपके पास था इनहेरेंट लिमिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक क्लास में भी किया था, कल डिटेल में फिर से किया था। 4 थी, नेचर ऑफ, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तीसरा टाइमलीनेस ऑफ, हाँ, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। चौथा अदर्स। अदर्स के मैं अगर अंदर जाऊं, क्या पॉइंट्स थे? सीनियर मैनेजमेंट के फ्रॉड्स थे। दूसरा, श्वेता क्या हुआ आपको आंखों में से? कुछ नहीं हुआ, इसकी क्लास नहीं थी ना EY के वालों ने आज फिर छुट्टी कर दी। ओहो, चलो कोई बात नहीं। कल से हम क्या करेंगे, पहले 5-10 मिनट विदाउट रिकॉर्डिंग एक दूसरे की बातें सुना करेंगे, है ना, क्योंकि अब तो रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास। तो अदर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आते हैं? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स होते हैं तो आपके कहीं ना कहीं अकाउंट्स वेरी कर सकते हैं, तो वो भी एक लिमिटेशन है। सीनियर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और आपके पास क्या थे? हाँ जी, नॉन कम्प्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, ये वाले पॉइंट थे। पहला था नेचर ऑफ ऑडिट। नेचर ऑफ पहला क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें आपकी जजमेंट्स इन्वॉल्व थी, अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सब्जेक्टिव डिसीजन थे, रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन थी। उस वजह से क्या होता था, क्रक्स मैंने लिखवाया था, उस वजह से आपके रिजल्ट्स कल को, नेट प्रॉफिट्स कल को वेरी कर सकते हैं। तो वेरी कर रहे हैं मतलब लिमिटेशंस है ऑडिट में, जो जन्म जाता है, इनबिल्ट है, अनअवॉइडेबल है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड।
सेकंड है आपके पास नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। इसका मेन थम ये था कि मैनेजमेंट वाले आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, एज पर सिचुएशन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ऑडिट अच्छी हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको टेस्ट चेकिंग ये वो करनी पड़ जाती है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। आप कह नहीं सकते गला पकड़ के कि भाई दे सारे, वो कहेंगे मार्केट में सीए ही बहुत है भाई। टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। सिंपल सी बात है, आप कह रहे हो 10 दिन की ऑडिट 3 दिन में कर दे, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो, तो कहीं ना कहीं फिर आप क्या करोगे, टेस्ट चेकिंग लगाओगे। जब टेस्ट चेकिंग लगाई 100 में से 70 या 80 चेक किए, तो बाकी तो बच गए, तो क्वालिटी की, ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इससे। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन। अगर आपको ऑडिटिंग आती है तो क्या आप आईपीसी से क्लियर हो जाओगे? आईसीआई क्या आपको सीए इंटर की डिग्री दे देगा सिर्फ ऑडिट पढ़ के? वो क्या कहेगा, एफएम पढ़ के आओ, अकाउंट्स पढ़ के आओ, लॉ पढ़ के आओ, यही तो वो थे। 4 सीपीटी के सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, 3 सीए इंटर की और एक आपके संस्कार बिहेवियरल साइंस। 4 सीपीटी के सब्जेक्ट कौन से? अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स के साथ साथ, और इकोनॉमिक्स और स्टैट्स की, मैथमेटिक्स की और लॉ की। तो ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए जब आप ऑडिट करने जा रहे हो। पहले फिर से ऑडिट के साथ अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको टैली चलानी आनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट एसेट लाइबिलिटी ये सब कुछ आना चाहिए। दूसरा लॉ, सारे लॉ लिख दो, डीटी, आईडीटी, जीएसटी, कंपनीज एक्ट, और भी जो मतलब नहीं हो वो भी लिख दो। ठीक है, जो नहीं, जो भी अपने सिलेबस में नहीं हो, आई मीन टू से ये नहीं कि जो दुनिया में ना हो तो जो सिलेबस में नहीं है वो लॉ भी लिख दो, लेबर लॉ, ठीक है, ये वो। अच्छा, उसके बाद उसके बाद तीसरा सीपीटी का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। फॉरेक्स में अगर डील करता है, इकोनॉमिक्स में ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज भी आपको सेट करनी है। और एक स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स, कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर, अब अगर आप ये करने लग जाओ 10x7, भाई कैलकुलेटर देना, ठीक है, ये चीज हो गई। स्टैट्स, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ जाती है टेस्ट चेकिंग में, तो आपको स्टैट्स मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 3 इंटर के सब्जेक्ट थे, एफएम, डेटा प्रोसेसिंग यानी आईटी चलाना नहीं आएगा तो हम क्लास भी रिकॉर्ड ना कर पाते हैं ना, तो आईटी कहीं ना कहीं सीखनी पड़ी। और प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट, तो यानी कॉस्ट सब्जेक्ट, आईटी सब्जेक्ट, और तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा, वो एफएम, बिहेवियरल साइंस तो लास्ट में है। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। पहले था एक पर्सनल क्वालिटी, टेक्निकल क्वालिटी। टेक्निकल में क्या था, वही सब्जेक्ट्स की नॉलेज सारे लॉ वाले, डीटी, आईडीटी, कंपनीज एक्ट, ट्रस्ट और अकाउंटिंग, बिजनेस, ये सब कुछ। और पर्सनल में तो क्या बढ़िया चीजें थी, पहले इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। दूसरे में तो वो लेट ही गए, टैक्ट, क्वेश्चन, फॉर्मनेस, पेशेंस, जजमेंट, ये वो सब कुछ। और एक 5वां पॉइंट बड़ा पसंद है मुझे, ठीक है, 5वें, शाइन ऑफ कल्चर ऑफ अटेनिंग द ग्रेट हाइट्स, मतलब आगे ही बढ़ते जाना, ये सब चीजें भी आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब आप तो धरती पे साक्षात देवता हो। कौन? ऑडिटर। डॉक्टर तो ऐसे ही बदनाम है ना, वो तो ऐसे ही जाने बचाई जाते हैं, असली तो हम है ना, शाइन ऑफ अटेनिंग द ग्रेट हाइट्स, ये वो। उसके बाद इतने ऑनेस्ट होने चाहिए, जब तक आप किसी चीज को खुद ट्रू ना मानो उसको सर्टिफाई मत करना। और गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज भी आपने होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल क्वालिटीज ये थी। फिर था सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल में 6 पॉइंट। लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लेता था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 220 के अकॉर्डिंग एंगेजमेंट पार्टनर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो टीम को अपॉइंट करेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये सब चीजें। एथिकल रिक्वायरमेंट में इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, ये सब मेंटेन करना, खुद भी अपनी टीम को भी। तीसरा आपके पास था एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर रहे हो ऑडिट। कॉन्टिन्यूएंस मतलब कि पहले भी आप थे अब भी आप थे, तो क्या चीजों का ध्यान रखोगे, ऑडिट एक्सेप्ट करते हुए या ऑडिट कंटिन्यू करते हुए। सामने वाले की ऑब्जर्वेशन यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, मतलब कि सामने वाले को ऑब्जर्व करो, ठीक है, फिर अपनी टीम को ऑब्जर्व करो, और तीसरे में टीम की इंटीग्रिटी या एथिकल रिक्वायरमेंट को, ठीक है। पिछली ऑडिट में अगर कुछ आपको कुछ ऐसा पॉइंट निकलता है उसको भी फॉलो करके चलना। चौथा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट, कॉम्पनसेशन, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट को लेके उनकी कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, कैरियर डेवलपमेंट, ये भी आप ध्यान में रख के चलना। ये भी आपके क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। ये था क्या क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220 में और एसक्यूसी 1 में सीए के ऊपर डाला गया। ये कहते हैं आप बड़ा ज्ञान बांटते हो कंपनी में जाके, ऐसे ना करो वैसे ना करो, तो एसए 220 एंड एसक्यूसी 1
SA 220 एंड SQC 1 ऑडिटर के ऊपर डाला गया। भाई आप सीए हो ना, अपनी फर्म में अपनी टीम को भी संस्कार बांटो, ये उनके ऊपर था। तो उनकी ह्यूमन रिसोर्सिंग आपने अच्छे से करनी है, बढ़िया से। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, काम करना कैसे करोगे, फिर से वही पॉइंट थे। उसके बाद थे क्या क्या मैटर्स थे, मतलब उसमें एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्या स्टैंडर्ड आपके ऊपर लग रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, क्या ट्रेनिंग या कोचिंग देते हो, किस हिसाब से आप अपने एंगेजमेंट परफॉर्मेंस यानी कि अपनी टीम का काम को रिव्यू करते हो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रखते हो, जो जो आपने वर्क परफॉर्म किया, और सारी पॉलिसी आप अप टू डेट रखते हो कि नहीं रखते। लास्ट है मॉनिटरिंग, ये मैंने घर के लिए दिया था, ठीक है। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को मॉनिटर कर देना। इंडिपेंडेंसी में क्या था, सारी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करो, ठीक है, इवेलुएट करो क्या कोई थ्रेट तो नहीं है। तीसरे में अगर कोई थ्रेट है तो उसको एलिमिनेट रिड्यूस करना चाहो, अगर नहीं होते तो विड्रॉ कर दो, छोड़ के चले जाओ। और लास्ट में था फर्म को टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करते रहो। आज का पहला टॉपिक इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ठीक है। इंडिपेंडेंस का फिर से यहाँ पे आप एक बार के लिए मीनिंग लिखेंगे, फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट। और आज आपके पास एक बहुत बढ़िया लाइन आएगी आईसीए की तरफ से। सबसे पहले जो मतलब मेरी फेवरेट लाइन है, सबसे मुश्किल, मतलब मुझे चैलेंजिंग चीजें बड़ी पसंद है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन। वाओ, कितनी टेक्निकल लाइन है, मतलब ये समझने में हमें बहुत टाइम लगता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द इंडिपेंडेंस। फिर भी आईसीए ने बोला, कहते चाहे पॉसिबल नहीं है फिर भी हम आपको देखो ये बता रहे हैं। पहली लाइन में ऐसे लिख रहा है पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन फिर भी हम कुछ ज्ञान बांटेंगे। क्या ज्ञान? इंडिपेंडेंसी बताती है जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विश और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। इसको लिख दो, ये लाइन नहीं आपने भूलनी, ये लाइन आपको याद रखनी है जब भी इंडिपेंडेंस का मतलब आए। पर सर आपने तो कहा था फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट याद रखना है। भाई दोनों याद रख लेंगे, नंबर ज्यादा चाहिए ना। सबॉर्डिनेट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विश ऑफ अनदर पर्सन। देखना लाइन समझ में आती है, यानी कि आप किसी के बहकावे में आके मत बोलो कि 10% बैड डेट्स सही है या 8% सही है, या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या फिर आप इसको मेजर रिपेयर बोलोगे या रेवेन्यू रिपेयर बोलोगे, नॉर्मल रिपेयर। किसी के बहकावे में आके अगर आप नहीं बोल रहे, इट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट। फिर से, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट मतलब सपोर्टेड, किसी और के बहकावे में आके। जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। लाइन याद हो जाएगी। इंडिपेंडेंस सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। किसी और की विशेस है, किसी और के डायरेक्शन से आपको सबॉर्डिनेट नहीं होना, यानी कि उसके बहकावे में आके नहीं आना। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर कंसीडर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। बस वो बोल रहे हैं कि ये जरूरी है, वो तो हमें भी पता है। इसके बाद देखो आपके लिए मैंने कितनी सारी स्पेस छोड़ी है ना, कितना अच्छा हूं मैं, क्योंकि मुझे आईटी में थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आपके लिए देखो बड़ी सारी जगह बच गई। तो उसको नोट्स के लिए अगर यूज हो सके तो कुछ कर लेना। ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर में 2-3 जगह में छोटे छोटे ऐसी चीजें मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे कुछ रह नहीं गया, ठीक है। वो मुझसे सेटिंग, थोड़ी सी सेटिंग हिल गई थी, तो वो है। कई बार नहीं तो बाद में लगता है कि ये वाला पेज खाली है तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट है या अनप्रिंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे पीछे जहाँ पे खत्म हुआ था उसके बाद ही शुरू है। पीछे देखो कितने पॉइंट हो गए थे इंडिपेंडेंस के, 3, तो उसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3। 4 5 6। फोर्थ पॉइंट में बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। कह रहे हैं कि दिमाग में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कह रहे हो कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और सामने वाला बोल रहा है इसको टिक कर, आपने कर दिया। अगर हो तो दिखो भी, एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द सुपरफिशियल या विजिबल स्टैंडर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आपने मतलब झूठ मूठ की इंडिपेंडेंस नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, होनी भी चाहिए सच में। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस सेफगार्ड द ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन।
विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। तो इसके साइड पे आप लिखोगे, पहले फोर्थ पॉइंट के साइड पे लिखो सिर्फ बाहर से या सिर्फ बोलने से इंडिपेंडेंस नहीं होगी, सिर्फ बोलने से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, सिर्फ बोलने से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, हिंदी समझ में आ जाएगी, सिर्फ बोलने से इंडिपेंडेंट नहीं होगा। फिफ्थ के साइड पे लिखो, फिफ्थ के साइड पे लिखो नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन, नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन, ये लिखा हुआ है ना। यहाँ पे विदाउट वर्ड था, मैंने नो लिखवा दिया। और उसके बाद है इंडिपेंडेंस एनहांस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटेग्रिटी, टू बी ऑब्जेक्टिव एंड मेंटेन द प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। तो कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट में ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। इंटेग्रिटी को डालो नंबर 1, ऑब्जेक्टिविटी को डालो नंबर 2 और प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म को नंबर 3। और अगर आप टॉपिक देखोगे ना, यहाँ पे टॉपिक में मैंने क्या लिखा था, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेनिफिट्स। इंडिपेंडेंसी को लेके कुछ भी आता है, ये 6 पॉइंट। पहले पॉइंट में सबसे मुश्किल वाला नॉट पॉसिबल, दूसरे में आपकी थंब लाइन यही है, ठीक है। सेकंड वाले को तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, यही आपकी थंब लाइन है। क्या है? जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। फिर से, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तीसरे में है कि ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। चौथे में बोला गया कि माइंड में भी होनी चाहिए, पर्सनल कैरेक्टर भी होना चाहिए, सिर्फ दिखनी नहीं होनी चाहिए। किसी के भी इन्फ्लुएंस या किसी के दबाव में आपने नहीं आना, और ये आपकी ऑडिटर्स की एबिलिटी को एनहांस करेगा, ऑब्जेक्टिविटी को एनहांस करेगा। प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म का कोई मीनिंग जानना चाहता है कि चलो आगे? ऑडिटर मस्ट बी ऑफ डाउटफुल माइंड, नॉट क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनिंग माइंड होता है। अगर मैं इसको सिंपली एक वर्ड में खत्म करूं तो प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म को लिख दो क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड आ जाएगा आगे भी। वैसे अगला टॉपिक बहुत बड़ी है। अगला नहीं है, उससे नेक्स्ट है। पॉइंट नंबर 2 है आपके पास है इंडिपेंडेंस कंप्राइज इंक्लूड्स या टाइप्स। ठीक है, इंडिपेंडेंसी में क्या क्या आ जाते हैं। एक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, दूसरा आता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। पढ़ के देखते हैं। देयर आर 2 इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, द स्टेट ऑफ माइंड that permit the provision of an opinion without being affected by influence, allowing an individual to act with integrity या objectivity या professional skepticism। यानी कि किसी के दबाव में अगर आके आपका ये इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म अवॉइड होता है। किसी के दबाव में आके, मतलब कोई ऐसी चीज बोल रहा है जो अलाउ कर रहा है जिससे आपकी इंटेग्रिटी डाउन हो जाए, तो इसका मतलब वो होती है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, यानी कि डाउन नहीं होनी चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एन ऑडिटर्स इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, सामने वाली पार्टी को देखते ही पता चल गया भाई ये है नहीं काम का। जैसे आपको कई बार आपकी टीचर्स का पता चल जाता है, कई बार हमें अपने फ्रेंड्स का पता चल जाता है, या नॉर्मली अगर आप बात करें, एक सीए ऑडिट करने आया हुआ है, 3 दिनों में पता चल जाता है मैनेजमेंट वालों को ये अच्छा सीए है कि नहीं है। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है ये अच्छा टीचर है कि नहीं है, चाहे पूरा 100% ना पता चले, एक मोटा मोटा रफ आइडिया तो मिल ही जाता है ना। तो यहाँ पे वही है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या है? अवॉइडेंस ऑफ अ फैक्ट। आप किसी फैक्ट को या सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर रहे थे दैट आर सो सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ? आप बैलेंस शीट की ऑडिट करने गए, आप कंपनी में ऑडिट करने गए, कंपनी में ऑडिट करने गए, आपके पास P&L और बैलेंस शीट और कैश फ्लो थी। आपने P&L और बैलेंस शीट नाम की चीजें तो सुन रखी थी, कैश फ्लो आपने बोला अच्छा कैश फ्लो भी होता है,
मैंने तो आज तक सारे प्रोप्राइटर्स या पार्टनरशिप फर्म के किए, उसमें तो कैश फ्लो होता नहीं है। तो आपने कंपनी में जाके कैश फ्लो तो देखा ही नहीं, तो आपने क्या किया, कैश फ्लो को अवॉइड कर दिया। अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट या सर्कमस्टांसेस दैट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि आपने कैश फ्लो को इग्नोर कर दिया, वो सिग्निफिकेंट था। इससे दैट अ थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड द ऑडिटर्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आप किसी के दबाव में आके काम कर रहे थे या आपने कोई काम छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया, लेकिन थर्ड पार्टी को साफ साफ पता लग गया, इससे ऑडिटर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं था। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। माइंड वाले में क्या था, माइंड वाले में क्या था, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे। यहाँ पे क्या था, आप किसी फैक्ट को अवॉइड कर रहे हो। तो ए के साइड पे मैं लिखना चाहूंगा अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, और बी के साइड में मैं लिखूंगा अवॉइडेंस ऑफ सम फैक्ट्स। और आगे लिखा हुआ है कि आप इंडिपेंडेंस माइंड से भी होने चाहिए और अपीयरेंस से भी, ना आप किसी के दबाव में आओ, ना ही आप कोई चीज अवॉइड करो। नेक्स्ट, विजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, ये मेरा लिखा हुआ है एग्जिस्ट प्लस अपीयर, ये ऊपर वाले के साथ लिंक है। तो यहां पे आप लिखोगे, ठीक है, पहले मैं बोल देता हूं फिर आप लिख लेना। ये वाली जगह पे इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। लिखो इसको, इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। कल सबसे पहले आपका 15 मिनट में टेस्ट होगा, कोई 2 टॉपिक लिखवा के देखूंगा, ठीक है। आप ये लगा के चलो, आपका हर एक दिन छोड़ के 10-10, 12-12 मिनट का टेस्ट तो होगा। राघव को पता है, पिछली बार राघव जैसे होता था पहले 15 मिनट, वो आपका टेस्ट पहले पिछले बैच में तो डेली होता था। अब हमें है कि चलो पहले 1-2 चैप्टर्स हो जाएं, तो अभी एक एक दिन छोड़ के, अदरवाइज डेली आपकी 10 to 12 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स रिटर्न प्रैक्टिस भी होगी। तो कह रहे हैं कि विजिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट but also appear to so exist to all reasonable person। तो कह रहे हैं सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए, यानी कि कैरेक्टर इन अपीयरेंस भी, इन माइंड भी। The auditor has to conduct audit in such a way that no person can doubt his integrity, objectivity, independence and skepticism। तो कह रहे हैं इससे हमें कैसे पता चलेगा, तो कह रहे हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई भी बंदा आपके ऊपर डाउट ना ही करे, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर। दूसरा, ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए इन हिज अप्रोच टू प्रोफेशनल वर्क, ही मस्ट बी फेयर एंड नॉट अलाउ द बायसनेस। क्लियर? देखा जाए तो ऊपर वाले पॉइंट्स ही सारे निकल के आ रहे हैं। ही शुड मेंटेन एन इम्पार्शियल एटीट्यूड। पार्शियल क्या होता है, हिंदी क्या होती है पार्शियल की, भेदभाव, ठीक है। तो इम्पार्शियल आप होने चाहिए। बोथ बी अपीयर एंड फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट। हाँ सर सच बोल रहे थे आप, ये वर्ड भी होता है ना इंडिपेंडेंसी में, आज आ भी गया। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एफएस एंड द ऑडिटर ओपिनियन हेल्प द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। देखा जाए तो उसके बाद तो सारी संस्कार वाली बातें करी इन्होंने। क्या बोल रहे थे, अगर आपको टॉपिक आता है ना पेपर में, विजिबिलिटी, ये वाला टॉपिक ना आता है क्वेश्चन, ये वाली लैंग्वेज लिख के आता है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन ये वाली लैंग्वेज लिख के आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नॉट ओनली टू एग्जिस्ट बट ऑल्सो टू बी अपीयर, ठीक है। तो उसमें आप ये लिखोगे सबसे पहला कि आपको इस अकॉर्डिंग अपना अप्रोच रखना है ऑडिट में कि कोई भी, नो पर्सन कैन डाउट योर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस या प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, फेयर हो, ठीक है, ये चीज़ है। और बायसनेस को अलाउ नहीं करोगे। तीसरे में फिर से वही है, इम्पार्शियल एटीट्यूड फॉलो करना एंड फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट रहना। और चौथे में ओपिनियन एक्सप्रेस करना ट्रू एंड फेयर व्यू पे। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप इंडिपेंडेंस हो नहीं, दिख भी रहे हो।
Note: user should not assume that auditor opinion is an assurance as to future viability. बताओ ये पॉइंट कहाँ पे आया था? ऑब्जेक्टिव का फिफ्थ पॉइंट। ऑब्जेक्टिव का फिफ्थ पॉइंट गलत, किसी और का फिफ्थ पॉइंट था वो। स्कोप का फिफ्थ पॉइंट, ये तो बिल्कुल ही गलत। फुल कॉन्फिडेंस। बताओ। पहले पेज का फिफ्थ पॉइंट। पहले पेज का फिफ्थ पॉइंट, बात तो ये भी सही है क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ही कैच करता है। वो ऑब्जेक्टिव का ही फिफ्थ पॉइंट था, अगर आपको पता है तो। कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस है ना उस दिन से हिल गया है। उसके बाद थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस को भी मैं छोड़ रहा हूं, पहले सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस। safeguard to independence. Auditor has responsibility to remain independent by taking into account the threats to independence. कह रहे जो भी ऊपर खतरे हैं ना, 4-5 तरह के ऊपर थ्रेट्स आए थे, कहते उसको कंसीडर करके तो ऑडिटर को क्या रहना है, इंडिपेंडेंट एंड द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू एलिमिनेट द थ्रेट्स। तो क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इस चीज के लिए कि आप इंडिपेंडेंसी को कैसे सिक्योर करोगे, मेंटेन करोगे। शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी, अभी अभी टॉपिक किया है देखना। शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी वाला अभी टॉपिक किया ना, कि होने नहीं चाहिए, दिखने भी चाहिए, यानी कि ये कौन सा है, विजिबल वाला, जो भी अपन ने टॉपिक किया था। विजिबल में क्या क्या आ रहा था आपके पास, होना भी चाहिए प्लस दिखना भी चाहिए। दूसरा, द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर से वो सेफगार्ड की बातें कर रहे हैं, कहते हैं इन 3 चीजों को फॉलो करना, याद रह जाएंगे ये 3 चीजें, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। उसके बाद है ऑडिटर मस्ट कंसीडर ऑल द थ्रेट्स, ओके सर ठीक है। व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट ऑडिटर शुड ईदर डेसिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड दैट एलिमिनेट देम, या तो उसको वो काम छोड़ देना चाहिए, रोक देना चाहिए, या कुछ ऐसा लगा दो कि उस काम के वो जो थ्रेट है वो रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए। फिर भी इफ ऑडिटर इज अनएबल टू फुली इंप्लीमेंट एडिक्वेट सेफगार्ड्स नॉट एक्सेप्ट द वर्क, दैट इज, इसको लिखो, दैट इज विड्रॉ। टॉपिक क्या चल रहा था, सेफगार्ड। सेफगार्ड। सेफगार्ड का पहला पॉइंट दिखना नहीं, थ्रेट्स वाला नहीं था, कोमल वाला था। कोमल वाला जो भी कोमल ने बोला, पहला क्या था, बी एंड अपीयर, यानी कि होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। दूसरे पॉइंट में था इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी वाले पॉइंट। तीसरे में था कंसीडर ऑल द थ्रेट्स। चौथे में अगर थ्रेट्स आपको लग रहे हैं या तो डिसिस्ट कर जाओ या विड्रॉ करके चले जाओ। पांचवा था अगर फोर्थ में था डिसिस्ट या एलिमिनेट। फोर्थ लास्ट वाले में था अगर नहीं कुछ होता, सेफगार्ड अप्लाई नहीं होते तो एक्सेप्ट ही मत करो, एक्सेप्ट किया हुआ है अगर तो छोड़ के चले जाओ। फिर से सेफगार्ड वाले के पॉइंट्स फिर से एक बार, फर्स्ट है बी एंड अपीयर। दूसरा आपके पास है कि आपको प्रिंसिपल कौन कौन से, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंसी नहीं, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। तीसरा है कंसीडर ऑल द थ्रेट्स। चौथा है अगर आपके थ्रेट्स आपको पता चल जाते हैं तो डिसिस्ट कर दो या फिर एलिमिनेट करो। पांचवा है अगर आप सेफगार्ड नहीं अप्लाई कर पाते तो नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट और विड्रॉ द ऑडिट। सबसे बड़ी बात आती है ये टॉपिक फिर भी थोड़ा अच्छा है, ई वाला पॉइंट। क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंसी की बातें ना कई बार लो भी करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं अपने विजिटिंग कार्ड की प्रमोशन ना ऐसे नहीं कर सकता आप सबको भेज के कि मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूं। समझ लो, मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूं ना तो मैं अपनी प्रैक्टिस में पैम्फलेट नहीं प्रिंट करवा सकता। और यहाँ पे जैसे हम कोचिंग वाले तो फिर भी पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, जो गाड़ियां लगी हैं उसके लगा दो, घरों में बांट दो, न्यूज़पेपर में बांट दो। लेकिन जो सीए इन प्रैक्टिस होता है वो पैम्फलेट भी नहीं छपवा सकता, वो तो ये भी नहीं लिख सकता अपने विजिटिंग कार्ड में जीएसटी एक्सपर्ट, जीएसटी वर्क, मतलब इतना कुछ बैन किया हुआ है ना। आप सीए हो तो सिर्फ सीए के साथ पार्टनरशिप करोगे, ठीक है। आप सीए हो, अगर एलएलपी है तो आप एडवोकेट के साथ कर सकते हो। अगर आप एलएलबी भी हो प्लस सीए भी हो, या तो फिर एलएलबी की प्रैक्टिस करो या यहाँ की करो। अगर आप सीए हो फिर आप दुकान नहीं खोल सकते भाई, सीए हो तो बिजनेस नहीं करोगे। अगर आप सीए प्रैक्टिस वाले हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो वही करो भाई, बिजनेस दुकान नहीं खोल के बैठनी। कहते अच्छा सर और बताओ, कहते अगर आप सीए हो
ठीक है, साथ में आप जॉब भी नहीं कर सकते भाई, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस खोल के बैठे हो ना, फिर सिर्फ प्रैक्टिस करो या सिर्फ जॉब करो। आप सीए हो, आप ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ आपको 25 घंटे एक हफ्ते के अलाउ कर दिए गए। 25 घंटे एक हफ्ते के, चलो ठीक है हम आपको अलाउ कर देते हैं। आपकी शादी हुई, शादी में हमने मतलब बड़ी धूमधाम से लिखा आई एम सीए तरुण मोंगिया, नीचे नीचे लिख के, और नीचे लिखा जीएसटी एक्सपर्ट, टैक्सेशन एक्सपर्ट। अगर ये आईसीए तक पहुंच गया तो वो आपकी एक्सपर्टाइज बाहर निकाल देगी, शादी पे आके शगन देगी तो क्या लेके जाएगी। ठीक है, तो कई चीजें हैं, इतनी बल्क में है ना चीजें, जब सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर इतना कुछ डाला गया। सर वो हम कब पढ़ेंगे? वो आप पढ़ोगे सीए फाइनल में। इसका आता है एक सीए एक्ट 1949, उसमें कुछ दिए हुए हैं आपके, मैं वर्ड भी भूल गया क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो चीजें अलाउ नहीं है, इतना कुछ है ना, इतना कुछ आपको मतलब सीए सांस ले सकता है एक बार के लिए। जब आप पहली बार पढ़ रहे होगे ना सीए एक्ट, एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है, जब आप वो पहली बार पढ़ रहे होगे ना सीए एक्ट, तो इतना मजा आएगा ना आपको, हो समझ लो। अगर उसकी टोटल 10 क्लासेस हैं, 8वीं 7वीं 9वीं क्लास तक पहुंचते हुए ना क्वेश्चंस पता है क्या निकलते हैं बच्चों के माइंड से? यार सीए सांस ले सकता है, यार सीए पानी पी सकता है, सीए क्या बाहर बोर्ड लगवा सकता है अपने नाम का? बोर्ड लगवाओगे तो अल्फाबेट सिंपल होने चाहिए, ठीक है, भड़काऊ नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। कलर कहते कलर चलो कोई भी कर लो, इन सारी चीजों के ऊपर केसेस बन चुके हैं। आप किसी को ईमेल नहीं फॉरवर्ड कर सकते भाई, ईमेल फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पास जीएसटी का काम है, हम 1500 में रिटर्न भर देते होते हैं। रेट तो आप बोल ही नहीं सकते कहीं पे भी। आपने अपनी वेबसाइट बनवाई सीए इन प्रैक्टिस वाले ने, भाई वेबसाइट है, सिर्फ वेबसाइट होनी चाहिए, कोई पॉपअप ना निकल के आई भाई जीएसटी की डेट आ गई या जीएसटी की 1500 की। इतना कुछ डाला गया सीए के ऊपर, जब हमारे पास भी था। तो जब वो सीए एक्ट खत्म होने लगा, हम तो आपस में ना ये बात कर रहे होते थे, हमारी क्लास चलती थी यहाँ पे, सेंटर है, ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो हम आपस में बात करते होते थे, भाई सांस लेनी है, भाई पानी पीना है, भाई गाड़ी में स्टिकर लगवा सकते हैं सीए वाला, भाई बोर्ड लगवाना है तो उसकी कलरिंग क्या होगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? सिर्फ सीए, ये अपनी लाइन आई थी, शाइनिंग द कल्चर ऑफ अटेनिंग द ग्रेट हाइट्स, सबॉर्डिनेट टू द विश ऑफ अनदर, फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट। ये तो क्या है जो सीए एक्ट में उन्होंने वो बातें लिखी हुई है ना, मतलब उनके तो आप शब्द देखोगे ना सीए एक्ट में, जो जो उन्होंने वर्डिंग्स लिखी हुई हैं इन क्लोजेस में, आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई बंदा कौन था? पहले बंदे से मिलाओ जिसने ये लाइंस बनाई होंगी आज से कुछ साल पहले। तो क्या सही सही सीए के लिए शब्द लिखे हुए हैं, बंदे को तो उस टाइम पे इतनी फीलिंग आती है ना, सिर्फ वो पैराग्राफ रीड करके। एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें क्या ही मतलब सीए को बनाया गया है, उसके बाद तो सारे उसके वो ही दिए गए डिसअलाउ वाले केस। तो सारी चीजें ये करी क्यों हुई आईसीआई ने? ताकि इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि जो उनको बोला गया सीए वालों को, कहते हैं आपका जो प्रोफेशनल है ना, अटमोस्ट प्रोफेशनल है इन इंडिया। मतलब कोई बंदा अगर कहे ना बीकॉम कर रहा हूँ, चल बढ़िया है, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ बढ़िया है, एमबीए कर रहा हूँ बढ़िया है, जब आप ये कहते हो ना अच्छा सीए कर रहा है, एक बार तो बंदा पूछता है अच्छा सीए कर रहा है। अब जिस मर्जी को बोल दो रिलेटिव है, फ्रेंड है, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, चाहे आपने अभी एंट्री ली है चाहे आप बन चुके हो, जब वो सीए का नाम सुनता है अच्छा सीए कर रहा है, क्योंकि आम इंसान को भी पता है, आम आदमी को भी पता है बीजेपी के अलावा, है ना, कि सीए, हाँ यार बात तो है, वही व्हाइट टू ब्लैक, वही ब्लैक टू व्हाइट, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सब कौन है इसका पिलर। और पिछले वाले जब सीए डे आया था 1 जुलाई 2019, हमारे मोदी जी ने वो सीए के बारे में क्या किया, कहते हैं आप सुधर जाओ देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी, क्योंकि बिगाड़ने वाले तो आप ही हो ना, आम आदमी को थोड़ी ना पता है ब्लैक व्हाइट कैसे करना है, व्हाइट ब्लैक कैसे करना है, एक सीए ही है जिसका सारा दिमाग चल रहा होता है। तो ये सारे प्रोविजन तब इस वजह से डाले गए ताकि आपकी इंडिपेंडेंसी मेंटेन रहे। तो यानी कि सीए एक्ट एक लॉ है, बिल्कुल लॉ है, जब एक्ट की बात कर रहे हो तो वो भी बीच में आता है कि हाँ इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट वाले कहते हैं कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी में सिर्फ 5 साल तक ऑडिट करेगा, अगर वो फर्म है तो 10 साल तक, ठीक है, फिर अगले 5 साल के लिए आप ऑडिट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। यानी अगर आपको 5 साल के लिए हटना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन हो रही है ना, 5 साल लगो 5 साल हटो, 5 साल लगो 5 साल हटो। आपका कंटिन्यू दबाव, आपकी कंटिन्यू प्रेजेंस वो नहीं चाहते कहीं पे भी, क्योंकि कंपनी आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। आप मतलब उनके प्रोफेशनल थोड़ी कहलाओगे, आप तो उनके एम्प्लॉय कहलाने लग जाओगे, आप उनके स्कैम्स में उनको मैनिपुलेट करने में हेल्प करोगे। इसलिए वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहो, यानी कि कंपनीज एक्ट भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने डाली हुई है बीच में कि सीए एक्ट और
कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट जैसे बोलता है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऐसे होनी चाहिए, रिमूवल ऐसे होनी चाहिए, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। कैजुअल वैकेंसी मतलब कोई सीए छोड़ के चला जाए, उसके बदले में कौन आएगा। कोई भी आप डिस्क्वालीफाई हो, याद है डिस्क्वालीफाई की मेमोरी टेक्निक, बीडी मार, ठीक है, बीडी मार के कुछ पॉइंट है आ जाएंगे कंपनीज एक्ट में। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो स्टैट ऑडिट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इंडिपेंडेंसी के क्लोज किसने डाले, कंपनीज एक्ट ने, कुछ सीए एक्ट ने। इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस देखें, देखो क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं आपके पास। ऑडिटर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड्स। तो यानी कि आपके पास एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल, या तो आप थ्रेट्स के और सेफगार्ड्स अवेलेबल, तो ये आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। आईसीए का क्वेश्चन है आगे है, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मस्ट नॉट ओनली एग्जिस्ट इन फैक्ट बट ऑल्सो अपीयर टू एग्जिस्ट। यानी कि ये क्या पॉइंट था, विजिबिलिटी। इंडिपेंडेंसी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, दिखनी ही चाहिए। शोर नोट ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इन चारों में से चौथा देखते हैं आप क्या है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट ड्राइव्स द 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स हमने पढ़े नहीं है, पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। इनमें से सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा लग रहा है? पहला है सेफगार्ड, दूसरा है विजिबिलिटी, तीसरा है शॉर्ट नोट और चौथा है थ्रेट। आप मानोगे सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आपका 3। शॉर्ट नोट आपका सबसे मुश्किल क्वेश्चन है। रीजन पता है क्या है, हमें शॉर्ट नोट में पता ही नहीं लगता कहाँ लिखना है, कितना लिखना है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ना, 5 टाइप ऑफ थ्रेड्स, आपको जल्दी से याद आ जाएंगे जो भी इनके 5 थ्रेड्स हैं, ठीक है। सेफगार्ड है, पहला पॉइंट याद आ गया, आपको याद आ जाएंगे। शॉर्ट नोट में नहीं पता लगता कितना लिखना है। शॉर्ट नोट अपन शुरू करते हैं, याद है सबसे पहला टॉपिक क्या था? सबसे मुश्किल टॉपिक क्या था? मीनिंग वाले में सबसे 6 पॉइंट थे। नॉट पॉसिबल, दूसरा जजमेंट ऑफ अ पर्सन, तीसरा ये भी था, हाँ कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चौथे में था इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। 5वां माइंड एक्सरसाइज। ऑडिट में जब आप सुनते हो ना कि ऑडिट का पेपर मुश्किल है या ऑडिट का सब्जेक्ट मुश्किल है, दिस इज द रीजन। टॉपिक ना हमारे 7-8 पीछे छूट चुका होता है, तो हमें वो रिकॉल करना होता है। इस वजह से तो मेरे को रिटर्न प्रैक्टिस करवानी पड़ती है इसकी, ठीक है। 5वां और 6वां पॉइंट देखो ना, आपको याद आ रहा है ना मुझे याद आ रहा है। ह्यूमन माइंड है तो ऐसा होगा। फिर याद कैसे होगा सर? बाय द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। थ्रेट्स वाला हम करेंगे थोड़ी देर तक, मे बी उसकी बारी कल भी आ सकती है। तो आगे आपके पास है प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म ऐसे 210। अभी तक देखा जाए ना, हमने डेफिनेशंस 2 याद करी हैं। कौन कौन सी 2 डेफिनेशंस हमने याद करी हैं? एक ऑडिटिंग की, असर्शन की है। इंडिपेंडेंस की तो डेफिनेशन कोई करी ही नहीं, ठीक है। 2 डेफिनेशन याद करी हैं, एक ऑडिटिंग की। क्या होती थी ऑडिटिंग की डेफिनेशन? इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट irrespective of form, size, legal form, एंड टू एक्सप्रेस ओपिनियन। एक पढ़ी थी असर्शन की, अब तीसरी अपन पढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म की। एंड एटीट्यूड, सीधा ही बोल दे भाई एटीट्यूड रखो। सीए हो तो ऐसे बन के जाना है, ऐसे नहीं लल्लू पंजू बन के चले जाओ। तो सीए हो तो यहाँ धाक से जाना है, एटीट्यूड। अब यहाँ पे एटीट्यूड ईगो वाली फॉर्म में नहीं है ना, एरोगेंसी वाली फॉर्म में नहीं है। एटीट्यूड मतलब आपका बिहेवियर या जिस हिसाब से भी आपका करेक्टर। एंड एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, ठीक है। क्वेश्चनिंग माइंड लेके चलना अपने एटीट्यूड में। बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन, हर उस कंडीशन से आपको अलर्ट रहना है विच में इंडिकेट द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, यानी कि जहां पे आपको गलतियां लग सकती हैं, अलर्ट रहना है। चाहे वो ड्यू टू एरर हो या फ्रॉड। फ्रॉड के लिए तो हमें समझ आती है, तो कह रहे हैं एरर के लिए भी आप ही जिम्मेवार हो, ऑब्वियस है। तो एरर को आपने ही तो सुधारनी है अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो। एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, जैसे दे दिया वैसे नहीं मान लेना, ठीक है। इसके साइड पे लिखो, जैसे एविडेंसेस मिल गए उसे वैसे नहीं मान लेना। जैसे एविडेंसेस मिल गए
उसे वैसे नहीं मान लेना। ठीक है, फिर से आप पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म एज पर एस ए 200, अगर आपने ये शब्द लिख दिया ना एज पर एस ए 200, अगर 2 नंबर की डेफिनेशन हुई, आधा नंबर वहीं पे सिक्योर। अगर आपने लिख दिया 220, फिर आप नीचे चिपका दो, रट्टा मार दो, नीचे चेक नहीं होगा, याद रखना। ये ऑडिट का एक डिसएडवांटेज है। एस से 200 है यहाँ पे, अगर आपने लिख दिया एज पर एस से 220, है ना, यानी कॉन्फिडेंस में गलत, तो कॉन्फिडेंस में नंबर भी सारे गलत। अगर आपने लिख दिया ऐसे 200, आधा नंबर वहां पे मिल जाएगा, बाकी 1.5 नंबर आपकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, हम लिखे ही ना, नहीं लिखोगे तो आधा नंबर नहीं मिलेगा, 1.5 नंबर के अकॉर्डिंग आपको वेटेज मिल जाएगी, सबसे सेफ साइड होता है वो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो लिखो। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वेश्चनिंग माइंड है ना, थोड़ा सा भी डाउट है, फिर मत लिखना, क्योंकि अगर आपने गलत लिखा, अगर बाई चांस वो 5 नंबर का हुआ, सीए में 5 नंबर, आप ट्रस्ट में सीए में 5 नंबर लेना मतलब आपका 3 या 4 दिन की मेहनत होती है। 3 या 4 दिन आज से आपके निकलेंगे ना, मेहनत कर रहे हो, यानी कि आपने 5 नंबर की मेहनत कर ली, 10 नंबर की मेहनत कर ली। सीए में 5 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। वो उससे पूछो जिसके 198 आते हैं, 199 आते हैं। मुझसे पूछो, मेरे सीए फाइनल में 202 आए थे, 202। बाय चांस अगर कोई एक क्वेश्चन में 5 नंबर वाला गलत कर दूं, जिसमें से 3 नंबर मिलने हो, सोच के देखो, 202 से सीधा आ गया 199, और बहुत फर्क है। नीचे आता है पास, नीचे आता फेल, हैं दोनों 4 अक्षरों के ही, 4 ही अल्फाबेट आते हैं, उधर पास उधर फेल। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं सेफ साइड हमेशा चलना है। पहला सेफ साइड यहाँ का है कि अगर आपको कोई सेक्शन नंबर या कोई आपको एसए का नंबर अगर आता है, कॉन्फिडेंस होके लिखो, फिर नहीं डरना हमने। लेकिन अगर आपको डाउट है ना, फिर मत लिखना। ठीक है, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म क्या है, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, सीधा मान नहीं लेनी बात, an attitude that includes a questioning mind, being alert to the conditions that may indicate the possible misstatement, being alert to the conditions that may indicate the possible misstatement, चाहे वो misstatement due to error या due to fraud हो, and a critical assessment of audit evidence। नेक्स्ट आ जाओ, इट इंक्लूड्स, फिर से यही वाले पॉइंट आ जाएंगे। इट इंक्लूड्स, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू द ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स। तो अभी अभी ऊपर भी तो चौथी लाइन यही थी ना, वहीं से देखो शुरू हो गया। कह रहे हैं कि प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट, अलर्ट रहना है ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट आपको लग रहे हो, तो उसे अलर्ट रहना, ठीक है, रह लेंगे। या ऊपर वाले के साथ लिंक है, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म इंक्लूड बीइंग अलर्ट टू इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां पे आपको पता लग रहा है आपके डॉक्यूमेंट्स रिलायबल नहीं है, यानी कि फेक हो सकते हैं, तो या फिर उनकी इंक्वायरी जो मैनेजमेंट से आप लोगों ने इंक्वायरी करी ना, वो भी आपको सही नहीं लग रही, या फिर जहां पे पॉसिबल फ्रॉड होने के चांसेस हैं, वहां पे भी आपको अलर्ट रहना है। या फिर कोई सर्कमस्टांसेस जो सुजेस्ट करते हैं नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन दोज रिक्वायर्ड बाय एसए। जरूरी थोड़ी है एसए ने सारी बातें कवर कर ली, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी रूल कभी भी किसी सर्कमस्टांसेस के लिए, कभी भी किसी सर्कमस्टांसेस को ओवरकम नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी रूल लिख दो, सच बोलो, झूठ बोलो, हमेशा लेफ्ट साइड पे चलो, जब सर्कमस्टांसेस सिचुएशन आएंगी वो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आज जैसे अनुज गिर के, मैं तो ये बोल सकता हूँ ना भाई ध्यान से चला, सिचुएशन उसको पता है। हम जितने मर्जी रूल्स बना लें तो ये वही है कि कई सर्कमस्टांसेस आपकी ऐसी सुजेस्ट करती हैं, मतलब कुछ ऐसा ऑडिट प्रोसीजर आप लगाओ जो इन एडिशन हो एज रिक्वायर्ड बाय द एसए। हो सकता है वो एसए में ना हो, लेकिन सिचुएशन बेस आपको पता हो कि हाँ उसको फॉलो करना है, तो उस कंडीशन, उस सर्कमस्टांसेस पे भी आपने अलर्ट रहना है। तो किन किन चीजों से अलर्ट रहना है, ऑडिट एविडेंस जो कॉन्ट्राडिक्ट हो, कोई डॉक्यूमेंट्स की रिलायबिलिटी अगर आपको डाउट लगे, तीसरा कई पॉसिबल फ्रॉड्स हो, और चौथा अगर आपको एसए के अकॉर्डिंग, एसए के एक्स्ट्रा, एसए के इन एडिशन कुछ और ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत पड़े। उसके बाद है मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट, सर्कल करो इसको, थ्रू आउट, यानी कि इनिशियल स्टेज पे या लास्ट स्टेज पे। थ्रू आउट का मतलब हर टाइम, ठीक है, थ्रू आउट मतलब इन फुल ऑडिट is necessary if the auditor is to reduce the risk,
अगर ऑडिटर को रिड्यूस करना है, ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवरलुकिंग द अनयूजुअल समझते हो ना, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन, ओवरलुक कि वो रह ना जाए, ओवरलुक समझते हो ना, ओवरलुकिंग का मतलब कहीं जल्दी जल्दी में वो रह ना जाए, या फिर कहीं पे इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन यूज ना करी हो, कहीं पे अगर आपने इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन यूज करी है तो उसके लिए भी आप प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस मेंटेन करके चलना। डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, यहां तक भी अगर आप कर लोगे सफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 3, प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म इज नेसेसरी टू क्रिटिकल असेसमेंट, ऑलरेडी डन, डेफिनेशन में भी यही था, क्रिटिकल असेसमेंट आपको करनी है सारे एविडेंसेस की। इट ऑल्सो इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ एसएई ऑब्टेन्ड, फुल फॉर्म तो कह रहे हैं अपने एविडेंसेस को भी कंसीडर करके चलना। कंसिडरेशन यहाँ पे पैसा नहीं है, कहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग लगे कंसिडरेशन में मनी, कंसिडरेशन यहाँ पे है कंसीडर, ऑल्सो कंसीडर द ऑल एविडेंसेस, ठीक है। तो आप कंसिडरेशन को कट भी कर सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, कंसीडर द एसएई ऑब्टेन्ड। और है द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। साथ साथ लास्ट में जाते जाते ये भी बोल दिया कि आप अपने पिछले एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड मत कर देना मैनेजमेंट को लेके, अगर वो थोड़े अच्छे लोग थे, इस बार कुछ गलती हो गई, या अपने पास्ट एक्सपीरियंस, उसको भी आप कंसीडर कर लेना अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म में। क्या पेपर में क्वेश्चन आया हुआ देखो, लेटेस्ट, ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म, recognize the circumstances that may exist that cause the FS to be materially misstated, discuss any 4 example of professional practicism। ये जो 4 एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म है वो आपकी यही पॉइंट है कि आपको क्रिटिकल असेसमेंट करनी है, थ्रू आउट द ऑडिट आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म मेंटेन करने हैं, पास्ट रिकॉर्ड को डिसरिगार्ड नहीं करना है, यानी कि ये वाला टॉपिक ही है, एज सच कुछ वो अलग से पॉइंट्स नहीं है, यही वाले आपके टॉपिक्स में ही हैं ये चीजें। पीछे आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 26 पे है ना, पेज नंबर 26 पे स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट्स। तो अपने सीए की लैंग्वेज में ना, आईसीए की तरफ से 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है स्टेटमेंट, एक वर्ड यूज किया जाता है गाइडेंस नोट। मैं आपको ना 2 वर्ड्स देता हूँ, आप मुझे इसके साथ कोरिलेट करके बताना कौन किसका सिनोनिम्स फिट बैठता है। मैंडेटरी, मैंडेटरी वर्ड अगर आपको डालना है स्टेटमेंट के साथ डालोगे या गाइडेंस नोट के साथ? स्टेटमेंट। दूसरा वर्ड मैं देता हूँ रिकमेंडेटरी। रिकमेंडेटरी का मतलब होता है वॉलंटरी। अब आप सोचो जो गाइडेंस नोट है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, फॉलो करो चाहे ना करो, और एक है स्टेटमेंट, आईसीए ने कुछ स्टेटमेंट इश्यू कर दी एंड दे आर मैंडेटरी टू फॉलो। पूरे इस टॉपिक में यही है, ट्रू एंड फॉल्स आता है इस क्वेश्चन में 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ है क्या स्टेटमेंट या फिर गाइडेंस नोट। तो स्टेटमेंट को डालो नंबर 1 और इसके साइड पे पहले तो आप लिख दो मैंडेटरी टू फॉलो, ये हो गया मैंडेटरी। राघव बन गया सीए, आज से 1-2 सालों के बाद, 2-2.5 सालों के बाद सीए बन गया। राघव ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, उसको कहीं ऑडिट पे जाना पड़ गया, ऑडिट पे गया लेकिन एक सिचुएशन पे राघव फंस गया। तो राघव क्या करने लग गया, राघव ये
दिमाग के अपने मतलब राघव देखो ये खड़ा है, तो ये तो डेंजर बन गया। राघव यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो राघव ये होता था ना पिछली कॉमिक्स में सोचने वाले, तो राघव सोच ही जा रहा है किसी सिचुएशन पे फंस गया कि भाई मैं क्या करूँ, भाई मैं क्या करूँ। राघव को वो पॉइंट समझ नहीं आ रहा। राघव ने फोन मिलाया बाकी सीए को, कहता अपना काम है अपने आप करो। रीजन क्या, बाकी सीए बताते ही नहीं, पैसा उनको नहीं मिल रहा ना। एक तो मतलब तुझे ऑडिट मिल गई और हम भी तुझे पॉइंट बताएं। तो राघव ने फोन मिलाया आईसीआई को, ट्रेन आईसीआई ने फोन उठाया। राघव कह रहा है ऐसी किसी सिचुएशन पे ना मैं बार बार फंस जाता हूँ, क्या करूँ। ऐसे फोन कॉल्स आईसीआई के पास ऑल ओवर इंडिया से पहले भी बड़ी बार आ चुके थे। तो आईसीआई ने क्या किया कि हमारे प्रोफेशनल्स को किसी किसी पॉइंट में दिक्कत आती है, ठीक है, वो ये भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी पॉइंट नंबर 1 भी 2 भी 3 भी, तीनों ठीक भी हैं तीनों गलत भी हैं। तो क्यों ना आईसीआई ने सोचा कि अपने मेंबर्स के फॉलो के लिए हम कुछ पॉइंट्स निकाल दें, जिसको आप स्टेटमेंट बोल देंगे कि अगर ये सिचुएशंस अराइज होती हैं तो आप इसको फॉलो कर लेना, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर लेना। तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट्स। देखते हैं कैसे बोलते हैं। इशूड विद अ व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस बाय द मेंबर, मेंबर को लिखो सीए, मेंबर मतलब सीए। क्या सीए प्रैक्टिस वाला कि जॉब वाला? अगर ऑडिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रैक्टिस वाला होगा। अदरवाइज जो जॉब वाला सीए होता है मेंबर, उसको भी बोलते हैं। जब आप सीए बन जाते हो नाउ यू आर मेंबर। तो कह रहे हैं ये इशू किए जाते हैं, ठीक है, इशूड। अगर मैं इसको लिखूं इशूड बाय आईसीआई होता है, ये इशूड बाय आईसीआई विद अ व्यू, क्यों लिखे उन्होंने, टू सिक्योरिंग द कंप्लायंस बाय मेंबर, कि मेंबर कंप्लायंस करते रहे, विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल, ये आईसीआई की काउंसिल होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, हम जैसे। आज से कुछ सालों के बाद हम भी बैठेंगे, ठीक है। जब भी बैठोगे आप लोग मुझे एक कॉल जरूर करना, क्योंकि कुछ हो सकता है मैं भी थोड़ा सा काम आप लोगों के थ्रू करवा लूँ। भाई ऑडिट का ये सब्जेक्ट ना उड़ा दियो, या ऑडिट का एक टॉपिक उड़ा दियो, सब्जेक्ट नहीं रोजी रोटी है। तो ऑडिट का कोई जो मुश्किल वाला टॉपिक है बच्चों को समझ नहीं आता या मुझे भी समझाने में मजा नहीं आता, काउंसिल में बैठे ऐसे कर यार अमेंडमेंट लेके आ जाओ, ठीक है। विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब आईसीआई की काउंसिल, आर क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शन। तो आईसीआई ने कुछ स्टेटमेंट्स इशू कर दी, कुछ पॉइंट्स निकाल दिए कंप्लायंस के लिए, जो कि प्रॉपरली मतलब कि उनके फंक्शंस डिस्चार्ज करने के लिए जरूरी थे। किन के, जो भी सीएज लोग फंस रहे होते थे किसी पॉइंट पे। एंड देन द मैजिकल वर्ड मैंडेटरी इन नेचर, ट्रू फॉल्स पता है क्या आया हुआ पेपर में? देखो अगर तो आपको पता है, आपके लिए तो ये बर्फी है, मतलब प्रसाद। ट्रू फॉल्स आया हुआ है, वेदर स्टेटमेंट्स आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज द स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी इन नेचर। और फिर आप ये वाली लाइन लिख दोगे, दो इशूड विद सिक्योरिंग द कंप्लायंस। क्या हमें सेम ऐसी लाइन लिखनी है? मत लिखना, लेकिन इस अकॉर्डिंग कुछ लाइन जरूर लिख देना, कंप्लायंस बाय मेंबर और क्रिटिकल है फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर फंक्शंस। एग्जाम्पल, स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने बता दिए कि ऐसे ऐसे आईसीआई ने इशू किए हुए हैं ये पॉइंट्स। तो अगर इन पॉइंट के ऊपर आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो फिर जो हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर लेना। फिर ड्यूटीज क्या है मेंबर की? फिर मेंबर देखेगा एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स आर कंप्लाइड विद प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। फिर वो देखेगा क्या एफएस के साथ वो फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन, इसके साइड पे लिखो डेविएशन। डेविएशन समझते हो? स्टैंडर्ड इज लेस देन आउटपुट चेंजेस। Standard deviation of changes, standard is less than output. I just hate the यार ये तो वही है ना, अंधों में काने राज्य वाली बात होती है। आप जाके नीचे चाय वाले के पास जाओ, भाई आज $80 का हो गया है, ठीक है, और पाउंड 60 का हो गया। कहता अच्छा ऐसे हो गया है? आप कहोगे हाँ, आप भी घर आ गए, उसको क्या पता सही बोल गए कि नहीं। या आप बोल के दोगे ₹1 पता कितने डॉलर हो गया? ₹1 $67 हो गया। वो बोलेगा नहीं यार कल तो 72 था, आज 67 हो गया। हाँ, आप उसको थोड़ी पता है ₹1 इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर, या $1 इज हाउ मच रुपी। तो जो मर्जी बोल दो चलता है। तो मुझे आप कॉस्ट का कुछ भी बोल दो, तो मतलब मुझे नहीं आती कॉस्ट। इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम सच स्टेटमेंट टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर, अगर आपने कोई डेविएट किया, अगर आपको लग रहा है कि सर्कमस्टांसिस बेस्ड नहीं थी वो स्टेटमेंट को फॉलो करना, तो आप अपने डिस्क्लोजर दे दोगे।
मतलब जो सीए ऑडिट कर रहा है उसको लग रहा है ये स्टेटमेंट इस सिचुएशन पे फिट नहीं बैठ रही तो मत करो, डेविएट कर रहे हो ना, लेकिन साथ साथ डिस्क्लोजर और अपने रीजंस दे देना साथ में। टू इंश्योर दैट स्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिटिंग मैटर आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कवर्ड बाय द ऑडिट रिपोर्ट। कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट है जो ऑडिटिंग मैटर कवर कर रही है तो उसको फॉलो कर लेना, फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी डाल देना, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मटेरियल डिपार्चर देयरफ्रॉम। If for any reason a member has not been able to perform an audit in accordance with the such statement and draw the attention following departure, departure मतलब not followed, इसको आप लिंक करोगे सेकंड वाले के साथ। सेकंड और देखा जाए तो फोर्थ सिमिलर पैटर्न पे तो था, डेविएशन है या यहाँ पे क्या है, नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट। तो आप डिपार्चर कर रहे हो ना, डिपार्चर करने का मतलब होता है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ के टाटा बाय बाय करके जा रहे हो, तो आप अपनी डिस्क्लोजर वगैरह दे देना। डन। उसके बाद है अगला टॉपिक आपके पास गाइडेंस नोट। प्रिंट नीचे हुआ पड़ा है, आप अगले पेज पे भी कर देना, ये यहाँ पे गाइडेंस नोट। आप बस यही मत बोल देना सर गो ग्रीन, इतनी जगह वेस्ट कर रहे हो। पिछले बैच में मेरी भी ऐसी स्पेसिंग थी ना, तो पिछले बैच में एक स्टूडेंट बोल पड़ी सर गो ग्रीन। मैं क्या मतलब, कहती इतनी आपने जगह वेस्ट की हुई, आपको पता नहीं चल रहा, कम से कम 2 पेज बच जाते। मैं क्या आईटी वीक है थ्योरी में भी, इंटर में और यहाँ पे भी तो ये सीन है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, कई नोट्स आपके बन जाएंगे। गाइडेंस नोट क्या है, डिजाइन किसके द्वारा, बाय द आईसीआई टू प्रोवाइड द गाइडेंस, सर्कल कर दो, प्रोवाइड द गाइडेंस टू मेंबर कौन, सीए, ऑन मैटर्स विच में अराइज इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क। तो सर सिर्फ ऑडिट में या प्रोफेशनल वर्क में, अब इन्होंने जोड़ दिया प्रोफेशनल वर्क, चाहे ड्यूरिंग द ऑडिट चाहे ड्यूरिंग द वर्क ऑन विच दे मे डिजायर, मन मर्जी है भाई, करो ना करो। तो इसके साथ लिंक क्या है, रिकमेंडेटरी, तो इसके साथ वर्ड क्या है आपका, रिकमेंडेटरी। और यहाँ गाइडेंस नोट के नीचे भी आप लिख दोगे इधर जब चेक पे या कहीं और साइन करने लगो तो वो नहीं ऐसे बनते। अब देखो कितने अच्छे साइन बन रहे हैं ना, वाओ। नहीं समझ में आया पॉइंट, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से गाइडेंस नोट हो सकते हैं। गाइडेंस नोट का तो भरमार लगा हुआ है, भरमार, ऑडिटिंग में भी अकाउंट्स में भी इतना ज्ञान बांटा हुआ ना गाइडेंस नोट का, इतना ज्ञान। सबसे बढ़िया बात पता क्या है, रिकमेंडेटरी टू फॉलो। जितना मर्जी ज्ञान बांट लो, एट द एंड तो आपके ऊपर है। और सबसे बढ़िया मतलब आईसीआई को इतनी बेइज्जती लगी इस वाले पॉइंट पे, इतनी उनकी ईगो हर्ट हुई, उन्होंने पिछले अटेम्प्ट में सीए इंटर में 10-12 गाइडेंस नोट थे वो भी उड़ा दिए। कह रहे रिकमेंडेटरी टू फॉलो तो है, तो रिकमेंडेटरी टू स्टडी भी बन गया था वो पिछले अटेम्प्ट तक, उन्होंने उड़ा ही दिए। तो अब कुछ 1-2 चुनिंदा बच गए, अदरवाइज सारे उन्होंने उड़ा दिए। तो कुछ उन्होंने गाइडेंस नोट निकाले हुए हैं एक्साइज ड्यूटी को ट्रीटमेंट को लेके, कुछ डेप्रिसिएशन को लेके, कुछ सैनवेट कभी वर्ड सुना हुआ है, जो एक्साइज में होता है। सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं इसका, आईटीसी, जीएसटी में आईटीसी बोल लेते हो, एक्साइज में उसको सैनवेट बोल लेते हो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स सीडीटी, तो इन सभी चीजों के लिए इन्होंने गाइडेंस नोट निकाले हुए हैं। सर ये तो 4 है, भरमार है, हमने यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं सिर्फ। ऑडिटिंग में गाइडेंस नोट उनकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर, ऐसे 200 से वो संतुष्ट नहीं हुए, ठीक है। टॉपिक उन्होंने और डाल दिया, उससे संतुष्ट नहीं हुए, अभी इन्होंने गाइडेंस नोट भी डाला हुआ है इंडिपेंडेंसी के ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, इनकम टैक्स की 44 वाली एबी के ऑडिट के ऊपर, एब्रीज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी वगैरह होती है ये। तो इनके ऊपर भी इन्होंने काफी हद तक ज्ञान बांटा हुआ है। टॉपिक देखना क्या है, क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट ऑफ आईसीआई, वेदर मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी। तो आप किस हिसाब से लिख दोगे, आप लिख दोगे इफ देयर आर स्टेटमेंट्स देन दे आर रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटरी, मैं तो बोल ही रहा था मैंडेटरी। और उसके बाद गाइडेंस नोट में क्या है, रिकमेंडेटरी।
कल हमने एक टॉपिक किया था जिसमें आपके पास एलिमेंट्स आ रहे थे, याद है? जिसमें मैंने बोला था 6 तो वही है जो चैप्टर में दिए गए हैं, 2 टॉपिक कोई और थे जो मैंने स्टैंडर्ड से पिक किए थे, जिसमें से एक तो था इंडिपेंडेंस। तो अब आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंस की बातें कहाँ कहाँ की हुई हैं, ऐसे 220 में, 200 में, चैप्टर के टॉपिक में, गाइडेंस नोट में, है ना? फिर उसके बाद मैंने कहा था मैंने वहां से 2 टॉपिक पिक किए थे, एक इंडिपेंडेंस वाला और एक ये वाला था, एक्स्ट्रा टॉपिक फ्रॉम एसए 220, वो ये वाला था। तो ये वाला मैं आपको अभी पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? क्रक्स फिर से बता देता हूँ, ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला अगर आप देखोगे ना, आपके पास 5वां या 6ठा पॉइंट था, आई थिंक 6th मॉनिटरिंग था, 5th था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, तो उसी के साथ ये टॉपिक भी है। ये मैंने लास्ट में इस वजह से डाला क्योंकि वो टॉपिक को मैंने पहले ही 6 से 7 कर दिए थे, फिर और बड़ा हो जाता देखो 1.5 पेज, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉपिक लिख के इसको लास्ट में डाल दिया। टॉपिक बहुत आसान है, इसको अभी आप रीड करोगे। क्या है टॉपिक का क्रक्स? एंगेजमेंट पार्टनर, उसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी टीम की डिस्कशन। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा सा एड ऑन होता है, 5th पॉइंट में जो है ना EQC रिव्यूअर, जैसे ही एंगेजमेंट टीम जो है अपने टीम के काम को रिव्यू करता है, ठीक बोल रहा हूं मैं? एंगेजमेंट जो पार्टनर है वो अपने टीम के काम को रिव्यू करेगा ना, एंगेजमेंट पार्टनर यानी कि मेन सीए साइनिंग वाला अपने टीम के काम को रिव्यू करेगा। तो जब ये वाला उसने रिव्यू कर लिया तो एक अलग से इंडिपेंडेंट वो आता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, जो एंगेजमेंट टीम को भी रिव्यू करेगा और उसके पार्टनर को भी, और जो उसके पार्टनर ने उसकी टीम को रिव्यू करेगा उस ओवरऑल प्रोसेस को। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टॉपिक ये आ जाता है। इसको एक बार के लिए आप लोग रीड आउट करो, देखो। सर इस बुक में नहीं है? इस बुक में नहीं है, मैं आपको देता हूँ, एक सेकेंड। क्या जो रहा है वो वो पढ़ेगा क्या देखो। अच्छी बात है। मैं तो देखो नहीं चाहिए, एक मिनट प्रोफेसर। सुनो भैया, दोस्तों देख के चार्जर ऊपर लगा दे। आपको भी राघवन मैंने न्यू बुक भी दे दूंगा अभी, जैसे इनको दूंगा ना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? काम करना, यानी कि ऑडिट कर रही है। कौन कौन? ईपी और ईटी। ईपी मतलब एंगेजमेंट पार्टनर, ईटी मतलब एंगेजमेंट टीम। उसको लेके ये पॉइंट्स है, जल्दी से इसको करो। ये पढ़ के बाकी हम खत्म करेंगे इसको, है ना? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।